कहानी की शुरुआत में हमें रॉबर्ट नाम का एक आदमी दिखता है जो अभी अपनी 2 बेटियों ईवा और नैल को लेकर जंगल में बने अपने घर जा रहा है। असल में रॉबर्ट को हमेशा भीड़ से दूर रहना ही पसंद है। इसी वजह से उसने शहर से बहुत दूर जंगल के बीच बीच अपना घर बनाया है, जहाँ से वो हर हफ्ते अपने लिए खाने पीने का सामान लेकर आता है। उसकी दोनों बेटियां शहर में ही रहती हैं। उसकी बड़ी बेटी ईवा डांसर बनना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ छोटी बेटी नैल का सपना एक बड़ा बुक राइटर बनने का है। आज भी वीकेंड पर रॉबर्ट अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ फैमिली टाइम बिताने के लिए अपने जंगल वाले घर ले जाता है, ताकि वो सब वीकेंड साथ में अच्छे से एंजॉय कर सकें। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जल्द ही पूरी दुनिया बदलने वाली। शाम को जब रॉबर्ट टीवी पर न्यूज देख रहा होता है, तब हर तरफ से अजीब खबरें आने लगती हैं कि कैसे पूरी दुनिया में एक साथ इलेक्ट्रिसिटी बंद हो रही है। दुनिया की हर जगह पर एक साथ पावर आउटेज शुरू हो चुका है, जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता कि आखिर ये क्या है। शायद ये कोई डिजिटल अटैक हो सकता है। रॉबर्ट ये सब सोच ही रहा होता है कि कुछ देर बाद उनके घर की लाइट भी चली जाती है और साथ ही उनके फोन का सिग्नल आना भी बंद हो जाता है। यानी अब वो बाहर किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि उन्हें लगता है कि ये कोई सीरियस बात नहीं है और गवर्नमेंट जल्दी ही सब कुछ ठीक कर देगी। नैल अब पढ़ने के लिए अपनी गाड़ी से फ्लैशलाइट लाने जाती है, लेकिन वो गलती से गाड़ी का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं करती। वो रात भर खुला रहने की वजह से लाइट जलती रहती है, जिससे सुबह होते होते गाड़ी की बैटरी डेड हो जाती है। अब सुबह जब रॉबर्ट गाड़ी से शहर जाने की कोशिश करता है ताकि वो सिचुएशन का अंदाजा लगा सके, तब उसे पता चलता है कि उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि नैल ने कल रात गाड़ी का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। रॉबर्ट अब गाड़ी की बैटरी चार्ज करने का तरीका ढूंढने लगता है और बाहर दोनों बहनें रेडियो से ये जानने की कोशिश करती हैं कि बाहर दुनिया की हालत कैसी है। रेडियो पर कहा जाता है कि लोग फिलहाल इंतजार करें, हर देश की गवर्नमेंट पावर वापस लाने की कोशिश कर रही है और तब तक आम लोगों को सब्र रखना होगा। तीनों अब अलग अलग तरीकों से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कोई भी आइडिया काम नहीं आता। साथ ही वो रेडियो पर सुनते हैं कि साइंटिस्ट अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। दूसरी तरफ एशिया में तो ब्लैकआउट की वजह से दंगे तक शुरू हो चुके हैं, इसलिए यहाँ अमेरिका में भी ये अनाउंस किया जाता है कि जब तक सरकार सब ठीक नहीं कर देती, तब तक सब अपने घरों में ही रहें और खाने पीने का राशन पहले ही अरेंज कर लें, ताकि उन्हें घर से बाहर न निकलना पड़े। ऐसी सिचुएशन में बहुत से लोग लूटपाट के चक्कर में डेंजरस हो सकते हैं। अब चूंकि उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए वो शहर भी नहीं जा पा रहे, तो वो घर पर रहकर ही रेडियो पर खबरें सुनते रहते हैं। लेकिन अब 14 दिन बीतते बीतते रेडियो का सिग्नल आना भी बंद हो जाता है। यानी बाहर जो कुछ भी शुरू हुआ था वो अब बढ़ता ही जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम बंद होने के साथ साथ अब तो उनका रेडियो भी बंद हो गया है। उन्हें धीरे धीरे इस जंगल के घर में रहते हुए 10 दिन बीत जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पावर अब तक चालू नहीं हुई है और उनका खाना और पानी अब कम होता जा रहा है। इसलिए रॉबर्ट अब अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए एक दूसरा आइडिया लगाता है। वो अपने चेनसो का इस्तेमाल करता है, जो बिजली से नहीं चलता, और उससे अपनी गाड़ी की बैटरी चार्ज करके उसे स्टार्ट कर लेता है। यह देखकर दोनों बहनें भी बहुत खुश होती हैं। तीनों आखिरकार पूरे 10 दिन बाद अपनी गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ रवाना होते हैं। उन्हें अब तक बाहर की दुनिया का कोई अंदाजा नहीं था। वो रास्ते में देखते हैं कि शहर के पास वाले घरों को चारों तरफ से लोहे की चादरों से सुरक्षित किया गया है। यहाँ सब कुछ सुनसान है और रास्ते के कई गैस स्टेशन भी बंद हो चुके हैं। तीनों अब शहर पहुंचकर सबसे पहले स्टोर से खाने पीने का सामान लेने जाते हैं। वो देखते हैं कि स्टोर की ज्यादातर चीजें खाली हो चुकी हैं। तभी पीछे से स्टोर का मालिक स्टेन बंदूक लेकर अंदर आता है और कहता है कि वो उसके स्टोर से लूटपाट करने की कोशिश न करें। उसने कल ही 2 चोरों को गोली तक मारी है। रॉबर्ट उसे जल्दी से समझाता है कि नहीं, वो तो पैसे देकर सामान खरीदेंगे। अब स्टेन उन्हें पिछले 10 दिनों की सारी बातें बताता है कि कैसे पावर कट के बाद लोगों ने आसपास के स्टोर्स में लूटपाट शुरू कर दी, जिसके बाद अब दुकान मालिक लोगों को गोली तक मार दे रहे हैं। स्टेन यह भी बताता है कि अब उसके स्टोर में बहुत कम सामान बचा है और हर चीज की कीमत 100 गुना बढ़ गई है। ऐसी सिचुएशन देखकर रॉबर्ट बचा हुआ सारा सामान खरीद लेता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि दुनिया में आगे क्या होने वाला है। और पैसा तो अब उनके लिए कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। वो 5 गैलन तेल भी ले लेते हैं, ताकि अगर कभी उन्हें जंगल से शहर वापस आना पड़े तो ये तेल काम आए। यहाँ पैसे देते समय स्टेन रॉबर्ट से उसके घर का पता पूछता है। रॉबर्ट अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए झूठ बोल देता है कि वो इसी शहर में रहते हैं, लेकिन उसकी आईडी से स्टेन को पता चल ही जाता है कि रॉबर्ट की फैमिली का घर इस शहर से बहुत दूर जंगल में है। दूसरी तरफ रॉबर्ट फैसला कर लेता है कि चूंकि शहर की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, इसलिए जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता वो जंगल में ही छिपे रहेंगे। जाने से पहले रॉबर्ट और भी काम की चीजें और टूल्स लेने लगता है जो जंगल में सरवाइव करने के काम आएंगे। उतनी देर में दोनों बहनें अपने दोस्तों से मिलने चली जाती हैं। ईवा जाने से पहले अपने टीचर के साथ डांस प्रैक्टिस करती है और नैल अपने बॉयफ्रेंड इलिया से मिलने जाती है। यहाँ इलिया और उसके सारे दोस्त पुराने समय की तरह आग जलाकर पार्टी कर रहे होते हैं। उन्हें अभी भी यकीन है कि यह सब बस कुछ ही दिनों की बात है और बाद में गवर्नमेंट सब कुछ नॉर्मल कर देगी, तो फिर वो इस टाइम को एंजॉय क्यों न करें।
इसी वजह से इलिया और उसके कई दोस्तों ने खाना और पानी तक स्टोर नहीं किया है। अब रात होने पर रॉबर्ट अपनी दोनों बेटियों को पिक करता है और वो तीनों फिर से अपने जंगल वाले घर की तरफ निकल जाते हैं। अब सब कुछ ठीक होने तक वो वहीं रहेंगे, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तब उन्हें रास्ते में दिखता है कि कैसे एक रुकी हुई गाड़ी में कुछ लोग एक पैसेंजर के साथ बुरा काम कर रहे हैं। रॉबर्ट उन्हें बचाने के लिए उतरता भी है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ तो दो लोग हथियारों के साथ हैं। ऊपर से उसकी गाड़ी में उसकी दो बेटियां भी बैठी हैं। इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए रॉबर्ट पीछे हट जाता है और उन्हें इग्नोर करके अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। तीनों यह घटना देखकर समझ जाते हैं कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। अब कोई नियम कानून नहीं बचा है और इंसान जो चाहे हथियारों के दम पर कर सकता है। इसलिए रॉबर्ट फैसला लेता है कि अब वो और बाहर नहीं जाएंगे। अब अगले कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। ये तीनों अपने इस घर में सुरक्षित हैं, लेकिन पावर अब तक वापस नहीं आई है और अब तो उन्हें रेडियो पर कोई न्यूज भी नहीं मिलती कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। इसलिए रॉबर्ट अपनी बेटियों को अलर्ट करता है कि हो सकता है बाहर इतने लंबे समय तक पावर कट रहने की वजह से अब पूरी सोसाइटी खत्म हो चुकी हो, यानी बाहर अब तक हर तरफ अफरा तफरी फैल चुकी है, लेकिन उसका अपना घर जंगल में होने की वजह से वो अब तक सुरक्षित है। इसलिए अब रॉबर्ट चाहता है कि उसकी दोनों बेटियां भी इसी जंगल में रहकर खुद सरवाइव करना सीखें, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से सब कुछ वो अकेला ही करता आ रहा है और अगर उसे कुछ हो गया तो ये दोनों बहनें क्या करेंगी। रॉबर्ट उन्हें इस जंगल की हर चीज के बारे में बताना शुरू करता है, कैसे यहाँ पास में ही एक नेचुरल पानी का सोर्स है और उसने कुछ मुर्गियाओं भी पाली हुई हैं जिनसे उन्हें हर दिन अंडे मिलेंगे। साथ ही वो पास में ही खेती शुरू करेगा और कभी कभी वो जंगल में जाकर शिकार भी कर सकते हैं, यानी उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। बस उन्हें कुदरत के बीच रहना सीखना होगा। हालांकि ये सुनकर नैल को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। उसने अपनी पूरी लाइफ आराम से बिताई है, तो वो अचानक खेती बाड़ी ये सब कैसे कर सकती है। अब हमेशा की तरह रॉबर्ट अपनी फैमिली के लिए लकड़ी काटने जाता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता कि उसकी चेन सो का एक स्क्रू ढीला हो गया है, जिसकी वजह से वो चेन सो उसके पैर में जा लगती है। रॉबर्ट की दर्द भरी चीख सुनकर दोनों बहनें दौड़ कर आती हैं। वो देखती हैं कि चेन सो से उनके पिता के पैर का बहुत बड़ा हिस्सा कट गया है और बहुत ज्यादा खून बह रहा है। ऊपर से दोनों बहनों में से किसी को फर्स्ट एड तक करना नहीं आता। वो तो घाव को बंद करना भी नहीं जानती और खून देखकर डर जाती है। उनके पिता ने पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी कि वो ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना सीखें, लेकिन तब किसी ने उनकी बात नहीं सुनी थी। अब रॉबर्ट कहता है कि शायद वो अब और नहीं बच पाएगा, लेकिन मरने से पहले वो दोनों बहनों से वादा लेता है कि अब से वो खुद को बदलेंगी। वो इस माहौल में खुद को ढालना और सब कुछ खुद से करना सीखेंगी। उन्हें हमेशा एक साथ रहना होगा ताकि वो एक दूसरे की हिफाजत कर सकें, क्योंकि अब दुनिया में कोई कानून नहीं बचा है और कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। यह कहकर रॉबर्ट आखिरकार दम तोड़ देता है। अगर दोनों बहनों ने पहले उसकी बात मानकर सब कुछ सीख लिया होता तो शायद आज वो जिंदा होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इसीलिए सुबह होते ही वे अपने पिता को वहीं दफना देती हैं जहां उनकी मौत हुई थी। घर लौटकर वे दोनों बहुत रोती हैं। उनकी माँ की तो उनके बचपन में ही एक बीमारी से मौत हो गई थी और तब से अब तक उनके पिता ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। घर का सारा काम हमेशा उनके पिता ही करते थे। उन्हें खुद से कुछ भी करना नहीं आता। अगले कुछ दिनों तक वे दोनों इसी तरह परेशान रहती हैं, लेकिन अब वे समझ जाती हैं कि उन्हें खुद से सब कुछ करना सीखना होगा। अब धीरे धीरे ग्लोबल ब्लैकआउट हुए 2 महीने बीत चुके हैं। दोनों बहनें अब अपने पिता की गैर मौजूदगी में घर का थोड़ा बहुत काम करने लगी हैं। चूंकि रॉबर्ट ने मरने से पहले उनके लिए काफी कुछ सेटअप कर दिया था, इसलिए वे सुबह उठकर सबसे पहले अपनी मुर्गियों के अंडे खाती हैं और फिर थोड़ी बहुत खेती कर लेती हैं। अब एक दिन ईवा कहती है कि उन्हें अपने पास रखे तेल में से थोड़ा इस्तेमाल करके घर का जनरेटर चालू करना चाहिए। इससे वे बहुत दिनों बाद इलेक्ट्रिसिटी देख पाएंगी और साथ ही अपने पिता और माँ के पुराने वीडियो भी देख सकेंगी। पावर न होने की वजह से वे अपने पिता की मौत के बाद उनकी तस्वीरें और वीडियो तक नहीं देख पा रही थीं, क्योंकि ब्लैकआउट के बाद उनके फोन बंद हो गए थे। लेकिन नैल इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 5 गैलन तेल बचा है। अगर उन्हें भविष्य में कभी फिर से शहर जाना पड़ा तो उनके पास वापस आने के लिए तेल नहीं बचेगा। इसलिए नैल का कहना है कि उन्हें यह बचा हुआ तेल किसी इमरजेंसी के लिए बचा कर रखना चाहिए। इस बात को लेकर दोनों बहनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और वे अगले कुछ दिनों तक एक दूसरे से बात भी नहीं करती। तभी एक दिन नैल को पता चलता है कि उनकी मुर्गियां गायब हैं, यानी कोई जंगली जानवर रात में उनका बाड़ा तोड़कर सारी मुर्गियां ले गया है। असल में पहले उनके पिता रॉबर्ट बाड़े की देखभाल करते थे, लेकिन तब दोनों बहनों ने कुछ सीखा नहीं था। अब बाड़ा कमजोर होने की वजह से उनकी मुर्गियां भी चली गईं और अब उन्हें अंडे नहीं मिलेंगे। इस वजह से उन्हें अपने बचे हुए खाने में से भी कटौती करनी पड़ती है। हालांकि इस नई मुसीबत का एक फायदा ये होता है कि दोनों बहनें फिर से करीब आ जाती हैं। जो एक हफ्ते से बात नहीं कर रही थीं, वे समझ जाती हैं कि ऐसी सिचुएशन में उन्हें मिलकर काम करना होगा। वे फैसला करती हैं कि कल से वे अपने घर को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाएंगी। वे चर्चा कर ही रही होती हैं कि तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। नैल डर कर अपने पिता की बंदूक उठा लेती है, क्योंकि क्या पता कोई उन्हें लूटने आया हो। वे देखती हैं कि यह तो इलाई है, जो शहर में नैल का बॉयफ्रेंड था। इलाई उन्हें सब कुछ
बताना शुरू करता है कि कैसे तब उन्हें लगा था कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, इसलिए उन्होंने खाने पीने का सामान जमा नहीं किया था। लेकिन जब कई हफ्तों तक लाइट नहीं आई तो शहर की हालत और भी खराब होने लगी। लोग सिर्फ खाने के लिए एक दूसरे को मारने लगे और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर शहर से बाहर निकल आया। इलाई बताता है कि वो पिछले 1 महीने से इधर उधर भटक रहा था और फिर उसे नैल के जंगल वाले घर की याद आई, जिसका पता नैल ने उसे आखिरी मुलाकात में बताया था। यानी बाहर की हालत अब बद से बदतर हो चुकी है। इलाई अब इतने दिनों बाद पेट भर खाना खाकर बहुत खुश होता है। सुबह होने पर नैल इलाई को अपना पूरा घर दिखाती है। वो उसे पास में बना एक ट्री हाउस दिखाती है जिसे नैल ने पिछले कुछ दिनों में जंगल की लकड़ी से बनाया है। यहाँ वे दोनों पहली बार करीब आते हैं। दूसरी तरफ नैल की बड़ी बहन ईवा काफी चिंतित है क्योंकि अब इलाई के साथ रहने की वजह से उनके खाने पीने की सप्लाई और भी तेजी से खत्म हो रही है। इस तरह तो वे जल्दी ही भूखे मर जाएंगे। इसलिए वो नैल से कहती है कि वो इलाई को यहाँ से जाने के लिए कह दे। नैल इलाई से मिलकर सारी बात करती है। इलाई बताता है कि यहाँ आने से कुछ समय पहले उसे पता चला था कि बोस्टन शहर के हालात अब भी ठीक हैं। वो नैल को ऑफर देता है कि वो भी उसके साथ चले और वे दोनों साथ मिलकर यहाँ से निकलकर पूरी दुनिया घूमेंगे। नैल भी राजी हो जाती है। इलाई और नैल जाकर यह सब ईवा को बता देते हैं। ईवा पहले तो बहुत गुस्सा होती है कि उसकी बहन उसे छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, जबकि बाहर की दुनिया इतनी खतरनाक है। ऐसे में उन्हें एक सुरक्षित जगह छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हालांकि नैल नहीं मानती और अगले दिन जब वे जाने लगते हैं तो नैल रोते हुए माफी मांगती है कि उसे अपनी बहन ईवा को अकेला छोड़कर जाना पड़ रहा है। ईवा भी उसे जाते समय अपनी शुभकामनाएं देती है और कहती है कि वो अपना ख्याल रखे और सिर्फ जंगल के रास्तों से ही जाए, मुख्य शहरों के बीच से नहीं, क्योंकि वहाँ ज्यादा खतरा हो सकता है। नैल के इलाई के साथ जाने के बाद ईवा कई महीनों बाद डांस करती है और अपना मन बहलाने की कोशिश करती है क्योंकि वो अब अकेली हो गई है। वो चाहकर भी अपनी बहन को नहीं रोक पाई। दूसरी तरफ नैल और इलाई दिन भर जंगल के रास्तों पर पैदल चलने के बाद रात में एक जगह रुककर सोने का फैसला करते हैं। तभी नैल को अपने पिता के आखिरी वादे की याद आती है कि चाहे कुछ भी हो जाए दोनों बहनों को हमेशा एक साथ रहना है। उन्होंने मरने से पहले एक दूसरे का ख्याल रखने को कहा था। ये सोचकर नैल को बहुत बुरा लगता है। सुबह होते ही वो इलाई से कहती है कि वो उसके साथ आगे नहीं जा सकती। इलाई भी जानता है कि वो नैल के साथ वापस नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत कम खाना बचा है। इसलिए वो अपना सफर अकेले जारी रखने का फैसला करता है और नैल आखिरकार वहाँ से लौटकर अपनी बहन के पास वापस आ जाती है। ईवा भी उसे दूर से आते देख बहुत खुश होती है और वे दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। अब धीरे धीरे पावर आउटेज हुए 6 महीने बीत चुके हैं। दोनों बहनें अब इस नई दुनिया की आदी हो गई हैं। वे खाने के लिए जंगल से अलग अलग तरह की बेरीज इकट्ठा करती हैं और उन्हें स्टोर करके रखती हैं ताकि बारिश के दिनों में उन्हें बाहर न निकलना पड़े। सब्जियां और फल भी वे अपने बगीचे में ही उगा लेती हैं। यानी यह नई दुनिया अब उनके लिए नॉर्मल होने लगी है। अब वे पक्का मान चुकी हैं कि शायद वे अब कभी शहर नहीं जाएंगी। वैसे भी पावर वापस आने की अब कोई उम्मीद नहीं है और दुनिया अब इसी तरह चलेगी। इसलिए वे एक रात ड्रिंक करने का फैसला करती हैं। वे अपने पास बचा थोड़ा सा तेल इस्तेमाल करके कुछ देर के लिए घर का जनरेटर चालू करती है। आज आखिरकार 6 महीने बाद वे पहली बार रोशनी देखती हैं। जल्दी जल्दी वे अपने फोन और लैपटॉप चार्ज करती हैं और अपनी फैमिली के पुराने वीडियो साथ बैठकर देखती हैं। दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि पहले उन्हें कोई टेंशन नहीं थी और सब कुछ उनके पिता अकेले संभाल लेते थे। लेकिन अब जब दुनिया अचानक बदल गई है तो उन्हें भी खुद को बदलना पड़ा है। उनके अपने सपने जो उनके लिए बहुत बड़े थे वे तो पुरानी दुनिया के साथ काफी पीछे छूट गए हैं। कुछ देर बाद तेल खत्म हो जाने से सारी लाइटें फिर से बंद हो जाती। अगले दिन हमेशा की तरह ईवा घर के पास आग जलाने के लिए लकड़ियां काटने जाती है और नैल अपने हिस्से का काम करने के लिए जंगल से बेरीज और फल इकट्ठा करने निकल जाती है। इस बार नैल घर से कुछ ज्यादा ही दूर चली जाती है। जब ईवा घर पर अकेली थी तभी पीछे से एक आदमी आता है। ये कोई और नहीं बल्कि स्टेन था। वही स्टेन जिसके स्टोर से रॉबर्ट ने पहले सामान खरीदा था। स्टेन ने छिपकर उनका पता जान लिया था। अब वो ईवा के सामने आता है और बताता है कि कैसे शहर के सभी लोग अब भूखे मर रहे हैं और एक दूसरे को मारकर खाने पर मजबूर हैं, जबकि यहाँ उनका परिवार आराम से जिंदगी बिता रहा है। ईवा डरकर झूठ बोलती है कि उसके पिता रॉबर्ट पास में ही पानी लेने गए हैं, इसलिए स्टेन उनके आने के बाद ही बात करे। लेकिन स्टेन गुस्से में ईवा पर झपट पटड़ीचता है। वो कहता है कि वो उसके पिता के आने से पहले ही यहाँ से चला जाएगा। ये कहकर स्टेन ईवा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ईवा चिल्लाती है, लेकिन आज नैल जंगल में काफी दूर चली गई थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता। सब कुछ खत्म करने के बाद स्टेन उनके घर से तेल और गाड़ी चुराने लगता है। वो जल्दी में वहाँ से भाग निकलता है क्योंकि उसे डर था कि रॉबर्ट किसी भी वक्त वापस आ सकता है। जब नैल वापस आती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो देखती है कि ईवा की हालत बहुत खराब है। वो उसे संभालती है, लेकिन ईवा अब पूरी तरह सदमे में चली गई है। नैल अब पूरे घर को चारों तरफ से कवर कर देती है ताकि स्टेन जैसा कोई और अंदर न आ सके। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं, लेकिन ईवा उस हादसे से बाहर नहीं निकल पाती। नैल उसका ध्यान हटाने के लिए सब कुछ नॉर्मल होने का नाटक करती है, पर इससे कोई फायदा नहीं होता।
समय के साथ 2 महीने और बीत जाते हैं। स्टेन वाली उस घटना के बाद से ईवा अब तक घर से बाहर नहीं निकली है। नैल भी अब घर के पास रहकर ही सारे काम करती है। जंगल न जाने और घर में ही कैद रहने की वजह से उनका सारा खाना लगभग खत्म होने वाला है। आज खाने के खाली बर्तनों को देखते हुए नैल की नजर एक लिफाफे पर पड़ देती है जो उनके पिता रॉबर्ट का था। इसमें उन्होंने कुछ बीज रखे थे जिनसे दोनों बहनें कद्दू उगा सकती थीं। ईवा तो बाहर निकलती नहीं थी, इसलिए नैल खुद ही उन बीजों को बोने लगती है। इसी बीच जब वो एक भारी पत्थर हटाने की कोशिश करती है तो उसकी कमर में मोच आ जाती है और वो वहीं गिर जाती है। उसे इस तरह दर्द में देखकर ईवा आखिरकार 2 महीने बाद घर से बाहर निकलती है। वो अपनी बहन नैल को संभालती है और उसे अंदर ले जाती है। नैल अब सुरक्षित तो थी, लेकिन ईवा बताती है कि बाहर का बगीचा उसे स्टेन वाली उस घटना की याद दिलाता है, इसलिए वो बाहर नहीं जा पाएगी। नैल उसे भरोसा दिलाती है कि वो अतीत को भूल जाए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचे। अगले कुछ दिनों में ईवा की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे बार बार उल्टियां आने लगती हैं। नैल जल्दी ही समझ जाती है कि ईवा असल में प्रेग्नेंट हो गई है। स्टेन ने उसके साथ जो कुछ भी किया था यह बच्चा उसी का नतीजा है। अब उनके सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी होती है। वे इस बच्चे को अबॉर्ट कैसे करेंगी, क्योंकि अब कोई टैबलेट या दूसरी मेडिकल सुविधा तो बची नहीं है। ईवा कहती है कि अब उन्हें इसी के साथ जीना होगा। अब 7 महीने और बीत जाते हैं, यानी ब्लैकआउट हुए 1.5 साल हो चुके हैं। ईवा अब किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है। इसी वजह से नैल पिछले कुछ दिनों से एक किताब से वे तकनीकें सीखने की कोशिश कर रही है जिससे वो अपनी बहन की सेफ डिलीवरी करा सके। नैल अब घर के ज्यादातर काम खुद करती है ताकि ईवा आराम कर सके और उसके शरीर में विटामिन की कमी न हो। इसके लिए नैल जंगल जाकर एक सुअर का शिकार भी करती है। रात होने पर वो घर को हर तरफ से कवर कर देती है ताकि कोई अंदर न आ सके, लेकिन बारिश और तूफान बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। नैल को घर के सारे काम अकेले करने पड़ देते हैं, इसलिए उसे छत की मरम्मत करने का समय नहीं मिल पाता। एक सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। नैल को लगता है कि कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में यह उनकी छत थी जो बारिश और तूफान की वजह से टूटनी शुरू हो गई थी। उधर ईवा को भी महसूस होने लगता है कि शायद उसके बेबी के आने का वक्त हो गया है। नैल देखती है कि घर की छत गिर रही है और बेबी के आने में न जाने अभी कितने घंटे लगेंगे, इसीलिए अब इस घर में रहना सुरक्षित नहीं होगा। नैल ईवा की सुरक्षा के लिए उसे अपने साथ उस पुराने ट्री हाउस में ले जाती है जिसे उसने पिछले कुछ महीनों में तैयार किया था। आज रात जब दोबारा तूफान आता है तब नैल किसी तरह ईवा की सेफ डिलीवरी करवाती है और उसे एक बेटा होता है जो बिल्कुल स्वस्थ था। तूफान थमने के बाद अगली सुबह दोनों बहनें इस बात की खुशी मनाती हैं कि उन्होंने सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म दे दिया है। कुछ देर बाद जब वे दोनों वापस घर लौटती हैं तो देखती हैं कि छत अब और भी ज्यादा टूट चुकी है। वे समझ जाती हैं कि अब वे इस घर में ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगी। यहाँ रहना बेबी और ईवा दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। अब ईवा के मन में एक आइडिया आता है। वो कहती है कि यह घर इस बारिश के मौसम में वैसे भी नहीं टिक पाएगा, तो क्यों ना वे बचे हुए तेल का इस्तेमाल करके इस घर को पूरी तरह से जला दें। इसके बाद वे उस ट्री हाउस में शिफ्ट हो जाएंगी। असल में ईवा को यह डर भी था कि स्टेन को यहाँ का पता मालूम है। क्या पता वो फिर कभी यहाँ लौट आए और उससे उसका बच्चा छीन ले। इसलिए अगर वो कभी वापस आता है और घर को जला हुआ देखता है तो उसे लगेगा कि उनका पूरा परिवार इस घर में मर चुका है और वो वापस चला जाएगा। नैल को भी यह आइडिया सही लगता है। दोनों बहनें अब घर से अपने काम का सारा जरूरी सामान इकट्ठा करती हैं और सब कुछ पैक करने लगती हैं ताकि वे ट्री हाउस में शिफ्ट हो सकें। रात होने पर जब वे सारा सामान बाहर निकाल लेती हैं तो आखिर में घर में तेल छिड़क कर उसमें आग लगा देती हैं। पूरे 1.5 साल यहाँ रहने के बाद अब वे अपने आखिरी मॉडर्न स्ट्रक्चर को भी जला देती हैं, यानी अब उन्हें पूरी तरह से कुदरत के साथ ही रहना होगा। दोनों बहनें याद करती हैं कि कैसे 1.5 साल पहले जब यह तबाही शुरू हुई थी और वे अपने पिता के साथ इस घर में आई थीं, तब उन्हें खुद के लिए खाना बनाना तक नहीं आता था। लेकिन जब उनके पिता की मौत हुई और हालात बदले तब समय के साथ उन्हें खुद को बदलना पड़ा। अब तो वे जंगल में खुद से घर बना सकती हैं, खेती कर सकती हैं और शिकार तक कर सकती हैं। साथ ही अब वे एक बच्चे को भी पालेंगी। इस आपदा ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया है, लेकिन इसी आपदा ने कुछ लोगों का असली चेहरा भी उनके सामने ला दिया है। उन्हें पता चला कि कैसे कुछ लोगों की इंसानियत और उनके उसूल हालात बदलते ही पीछे छूट जाते हैं और वे जानवर बन जाते हैं। अब दुनिया फिर से पहले जैसी कब होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया के फिर से नॉर्मल होने से पहले ईवा और नैल जैसे बहुत कम सर्वाइवर्स अब प्रकृति के साथ रहना सीख चुके हैं और ठीक यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।